नमस्कार, रीवा 24 न्यूज में आपका स्वागत है। ताजा तरीन खबरों के साथ मैं शैलेंद्र। सबसे पहले प्रमुख खबरें। अनियंत्रित ट्रक टोल प्लाजा में घुसा, 3 कर्मचारियों की घटनास्थल पर मौत, 5 घायल। महिला ने 3 युवकों पर लगाया गंभीर आरोप। राज्य कर विभाग की 2 स्थानों पर दबिश, खंगाले गए संबंधी दस्तावेज। और 3 तलाक का मामला रीवा एसपी कार्यालय पहुंचा, दिया कार्रवाई का आश्वासन। खबरें विस्तार से। रीवा नेशनल हाईवे 30 सुहागी पहाड़ पर स्थित टोल प्लाजा में अनियंत्रित होकर ट्रक ने 3 कर्मचारियों को रौंद दिया। तीनों की घटनास्थल पर ही मौत हो गई। रीवा से प्रयागराज जा रहा तेज रफ्तार ट्रक अनियंत्रित होकर सुहागी टोल प्लाजा में घुस गया, जिसके चपेट में आने से टोल प्लाजा के 3 कर्मचारियों की घटनास्थल पर ही मौत हो गई। वहीं चाक घाट रेंजर एवं उनके ड्राइवर को भी चोटें आई हैं। गाड़ी भी क्षतिग्रस्त हो गई है। सारी घटना सीसीटीवी में कैद हुई है। पुलिस द्वारा कार्रवाई की जा रही है। संबंध में रीवा 24 ने एसपी राकेश सिंह से बात की। हाँ, कल सुहागी टोल प्लाजा में एक हादसा हुआ है। हादसा किन परिस्थितियों में हुआ है उस संदर्भ में जांच की जा रही है। उस हादसे में 3 लोगों की डेथ हुई है। उन 3 लोगों की डेथ के बाद से उनका पंचनामा वगैरह की कार्रवाई अभी होनी शेष है और शीघ्र कराई जाकर 100 परिजनों को सुपुर्द किया जाएगा। ट्रक चालक फरार हो गया था। उसमें और भी कई पहलुओं की जांच होनी है। उसकी हम जांच करेंगे कि घटना किस प्रकार हुई, किन परिस्थितियों में और कैसे हुई। नहीं, सीसीटीवी बंद नहीं होते। हादसा हो चाहे कोई, सीसीटीवी हमेशा चलता है। यदि बंद है तो इसकी जांच की जाएगी। ये हमारा विषय नहीं है। महिला द्वारा महिला थाना पहुंचकर छेड़छाड़ करने व असमत लूटने का प्रयास करने का आरोप लगाते हुए शिकायत दर्ज करवाई गई। रीवा जिले के मंगमा थाना क्षेत्र के ग्राम बेलवाड़ा कुनियान में रहने वाली महिला थाने पहुंची और अवगत कराया कि शौच के लिए गई थी। वापस लौटते वक्त लालजी पटेल, अमरजीत पटेल, निश्चल पटेल नामक युवकों ने छेड़छाड़ करते हुए इज्जत लूटने का प्रयास किया। हल्ला करने पर पति मौके पर पहुंच गए, जिसके चलते तीनों आरोपी भाग गए। इस संबंध में पीड़ित महिला ने रीवा 24 न्यूज को जानकारी दी। जी सर, मेरे मोनू पटेल और निश्चल पटेल और लालजी पटेल हमें मोनू लपटे रहते हैं। मेरे दोनों पांव पकड़ लिए थे, वो मेरा हाथ पकड़ के पटक दिए थे। तो मेरे बच्चे रो रहे थे, फिर मेरे पति दौड़े सो रहे थे। तो गई थी आप? मैं बाहर गई थी सर। थाने गई थी? जी सर, चौकी भी गई थी, थाने भी गई थी, एसडीओपी के पास भी गई थी। महिला में आज मार के भगा दिए हैं। एसपी साहब के पास कल भी आई थी। कहाँ से मार के भगा दिए? महिला थाना से। क्या बोले वहाँ? वहाँ मुंशी साहब भगा रहे, बोले चली जाओ, आज 2-4 दिन बाद आना। मैं बोली मैं रिपोर्ट लिखाने आई हूँ। फिर वहाँ आई तो हमने गई उनके पास, बोली तुम्हें हम कचर डालेंगे, बार बार परेशान करोगे। जब बता साहब बोली, टीआई साहब ने बोले तो हम मैडम है। मैडम साहब मारी है साहब। मैडम मारी है? जी सर। क्या बोल के मारी है? बोली जब मैं बता रही हूँ कि मैं परेशान न करो, परेशान पुलिस को परेशान करने आई हो, मगरमच्छ की यहाँ से बहाने आई हो। मैंने बोली मैंने कुछ नहीं किया सर। मेरी एक बार पहले सुनी है तो मेरा कुछ नहीं सुनी, मुझे वहाँ से मार के भगा दी। एसपी साहब ने क्या कहा आपको? एसपी साहब हमें कुछ नहीं कहा सर। मैंने सब कुछ कार्रवाई करने के लिए बोली है उन्हें। कल भी बोले थे उनको साहब। क्या नाम है? कोमल पटेल। पति का नाम? अजय पटेल। कहाँ की रहने वाली है? बेलवा कुनबियान। जीएसटी विभाग की टीम द्वारा रीवा में 2 स्थानों पर दबिश देते हुए खंगाले गए दस्तावेज। टैक्स चोरी मामले में जीएसटी विभाग की 20 सदस्यीय टीम द्वारा रीवा शहर स्थित एसएनपीसी प्राइवेट लिमिटेड और ठेकेदार कृष्णकांत के यहां दबिश देते हुए दस्तावेज खंगाले जा रहे हैं। दस्तावेजों के आधार पर अगली कार्यवाही की जाएगी। इस संबंध में रीवा 24 ने राज्य कर अधिकारी नवीन दुबे से चर्चा की।
आयुक्त महोदय के निर्देशानुसार SNPC प्राइवेट लिमिटेड फर्म पर रीवा में कार्रवाई 67(2) की कार्रवाई हो रही है, जिसमें जो SN पांडे जी हैं वो इनके प्रमुख डायरेक्टर हैं, मेन डायरेक्टर हैं, और उनके यहाँ पे 67(2) की कार्रवाई हो रही है। अभी प्रारंभिक स्तर पर भी कागजों की छानबीन की जा रही है। जो उन्होंने रिटर्न और कागजों में जो चीज़ दिखाई गई है, तो जो उसमें जो अंतर आएगा वो टैक्स के माध्यम से, तो चालान के माध्यम से टैक्स भरवाया जाएगा। कार्रवाई कहाँ चल रही? कार्रवाई अभी 2 जगह चल रही, एक SNPC प्राइवेट लिमिटेड और एक कृष्णकांत कॉन्ट्रैक्टर हैं, उनके यहाँ चल रही। 2 जगह है, 20 सदस्यीय टीम है 2 जगह पर, अलग अलग टीम है। टीम ये सतना एंटीविजन ब्यूरो और सर्कल रीवा, यहाँ के लोग हैं। टोटल 20 सदस्यीय टीम है जो पूरी कार्रवाई को अंजाम दे रही है। आपका नाम? नवीन दुबे, राज्य कर अधिकारी, सतना एंटीविजन ब्यूरो। अभी जांच में सर क्या पाया कुछ? अभी प्रारंभिक स्तर अभी कह नहीं सकते, अभी खोजबीन चल रही है, क्योंकि अभी जो पांडे जी हैं वो यहाँ है नहीं है, आउट ऑफ स्टेशन है, तो वो आएंगे और जो हमको कागज प्राप्त हो रहे हैं उसके आधार पर आगे की कार्रवाई की जाए। 3 तलाक का मामला रीवा के पुलिस अधीक्षक कार्यालय पहुंचा है। एसपी ने कार्रवाई का आश्वासन दिया है। क्षेत्र की रहने वाली महिला रीवा पुलिस अधीक्षक कार्यालय पहुंची और बताया कि उसका विवाह 2014 में हुआ था, जिसके 3 बच्चे भी हैं। पति समेत ससुराल पक्ष द्वारा कई माह से 2 लाख रुपए मायके पक्ष से मांगे जा रहे थे, जो कि नहीं दिए गए हैं, जिसके कारण उसके पति शकील खान द्वारा मौखिक रूप से 3 तलाक दे दिया गया है। उक्त मामले में रीवा एसपी ने महिला को कार्रवाई का आश्वासन दिया है। सर, मेरा नाम बकरीदुन्निसा है। कहाँ से आई हैं? पटेहरा गांव से आए हैं। अभी घोघर में रहते हैं किराए से। क्या हुई? घटना है, मेरा पति शकील खान हमको 3 तलाक दे करके 3 तलाक दे दिया है, मौखिक रूप से बोल दिया है और हमें घर से बाहर कर दिया। हमारे साथ 3 बच्चियां हैं। बोलता है हमारे घर से भाग जाओ, मैं नहीं रखूंगा, अब 3 तलाक दे दिया हूँ और बच्चे हमारे भूखे तड़प रहे हैं। खाने के लिए घर में नहीं है। महिला थाना गए, महिला थाना वाले गाली गलौज करके भगाते हैं। एसपी साहब लिखित में मुकदमा दर्ज करने के लिए आदेश दिए, लेकिन महिला थाना वाले उसका पालन नहीं कर रहे हैं। उनने मतलब डांट के भगा दिया, गाली गलौज करके भगा दिया। महिला थाना में मुंशी के द्वारा। अब महिला थाना प्रभारी सुनने को तैयार नहीं है। आपकी शादी कब हुई? मेरी शादी हुई है 15 फरवरी 2014 में। तो आप पति क्यों भगा रहा? पति हमको 3 तलाक दे करके भगा रहा है, नहीं रखना चाहता, दूसरी औरत रख लिया है। चोरी दूसरी औरत रख चुका है वो। तो इस बात की शिकायत आपने पहले कहाँ की? पहले मैंने महिला थाने में किया, अतरैला थाने में किया और मेरी कहीं भी सुनवाई नहीं हो रही है। तो ये 3 तलाक तो मान्य नहीं है, फिर कैसे आपको बाहर निकाल? मान्य नहीं है, लेकिन मैं फिर भी उसके पास जाती हूँ। पति नहीं रखना चाहता, घर से हमें अंदर कुंडी लगा लेता है, घर से बाहर कर देता। सास ससुर उठा के पटक के मारते हैं। जेठौत बोलते हम लात मार के भगा दूंगा। जेठौत कलीम खान बोलता है मैं लात मार के भगाऊंगा, और कलीम खान ही दूसरी औरत रखवा दिया शकील खान को। पुलिस अभी तक क्या किया? पुलिस कुछ नहीं करी। पुलिस थाने में जाते हैं तो पुलिस थाने वाले गाली गलौज करके खुद भगाते हैं। एसपी साहब ने क्या कहा? एसपी साहब महिला थाना में लिख के दिए थे। 24 तारीख को लिखित में आदेश दिए थे मुकदमा काम करने के लिए, लेकिन महिला थाने में कार्यवाही नहीं हुई। मैं वहां कल गई हूं तो उन लोगों ने बोला अभी ये इधर थाने में मत आना, अब तुम जाओ सिविल लाइन थाने। आज मैं फिर एसपी ऑफिस आई। एसपी ऑफिस फिर आदेश दिए हैं सिटी कोतवाली थाना के। गुरुजी के आदेशों का पालन करते हुए बीटेक योग्यताधारी शासकीय सेवक लक्ष्मण दास ने गौ सेवा की शुरुआत कर महज 9 वर्षों में 33 करोड़ देवताओं को प्रसन्न कर एक अलग मुकाम हासिल किया है। आप खुद देखिए सिटी केबल रीवा 24 द्वारा कवरेज की गई गौ सेवक की ये खास कहानी। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं लक्ष्मण दास तिवारी नामक बीटेक योग्यताधारी इंजीनियर की, जो कि वर्तमान समय में शासकीय सेवक भी हैं, जिन्होंने संकादिक महाराज गोपाल मणि से गुरु दक्षिणा प्राप्त की थी और उन्हें ही अपना गुरु मानते थे। कुछ समस्याओं के चलते अपनी समस्या लेकर गुरुजी के पास पहुंचे। गुरुजी ने समस्या का समाधान बताते हुए उन्हें कहा कि गौ सेवा करो, सारी समस्याएं दूर हो जाएंगी। जिसके चलते लक्ष्मण दास एक पहचान वाले के पास एक गाय खरीदे और अपने घर ले आए। प्रतिदिन गौ सेवा करते रहे और दूध भी मिलता रहा, जिसके चलते काम में मन लगता रहा। घर परिवार वाले भी प्रसन्न रहते थे। कुछ माह के बाद अचानक उनकी गाय अस्वस्थ हो गई, जिसका काफी उपचार करवाया गया, परंतु गाय की हालत में सुधार न होने के चलते गुरुजी से संपर्क कर स्थितियों से अवगत कराया।
गुरु जी द्वारा कहा गया कि गाय की निरंतर सेवा में लगे रहो, ठीक हो जाएगी। घर परिवार के लोग भी कहते ये गाय जर्जर हो गई है, दूध भी नहीं देती, इसे बेचकर दूसरी गाय ले आओ। लेकिन गुरु जी की आज्ञा का पालन करते हुए लगभग 6 माह तक उक्त गाय की सेवा और जर्जर दुर्बल हो चुकी गाय पुनः हष्ट-पुष्ट हो गई। बस यहीं से इनके दिमाग में गौसेवा के प्रति धार्मिक भावना जागी और गौसेवा का संकल्प लेते हुए गुरु जी से आज्ञा पश्चात गौशाला निर्माण हेतु 6 एकड़ भूमि खरीदी और 6 एकड़ जमीन गौ माता की कृपा से गौशाला हेतु दान में मिल गई, जिससे मनोबल दोगुना हो गया। जुलाई 2011 में हर हर नर्मदे सनकादिक गोपालमणि गौलोक धाम ग्राम बघैला विकास खंड हनुमना जिला रीवा में 8x8 का शेड बनाकर गौशाला शुरू कर दी। साथ ही विश्वेश्वर महादेव का देवालय एवं सनकादिक महाराज की कुटिया का निर्माण कराया गया। अब गौवंश को कैसे एकत्र किया जाए, उसके लिए 4 बिंदु रखे गए। पहला, मालिक द्वारा उदर पोषण न कर पाने वाली गाय। दूसरा, सींग पूंछ कटी टूटी हो। तीसरा, जिनकी वंशावृद्धि रुकी हो। और चौथा, बीमारी के चलते शरीर जर्जर हो गया हो। ऐसी गाय को गौशाला में रखने हेतु निर्णय लिया गया। धीरे धीरे गौशाला अस्तित्व में आ गया और 12 एकड़ जमीन को कुछ ही वर्षों में बंजर भूमि को उपजाऊ बनाया गया और इसे 4 भागों में गौमाता कृषि उद्यान की वानिकी में बांटा गया, क्योंकि इस गौशाला का प्रमुख उद्देश्य स्वावलंबन था और संरक्षक द्वारा साफ शब्दों में यह घोषणा की गई थी कि वयस्क होने तक गौशाला निजी पूंजी निवेश से संचालित होगी। वर्ष 2015 में तत्कालीन रीवा कलेक्टर रूपला द्वारा संबंधित विभाग को बुलाकर बैठक लेते हुए गौशाला हेतु आवश्यक कार्य कराने निर्देशित किया गया, जिसके बाद गौशाला में ट्रांसफार्मर लगाया गया, पानी की व्यवस्था कराई गई। आज की तारीख में उक्त गौशाला पूर्ण रूप से अपने अस्तित्व में है। लगभग 300 से अधिक गौवंश है। लंबी चौड़ी शेड है, खुली और बंद दोनों शेड बनाई गई है। चारों तरफ बाउंड्री वाल का निर्माण कराया गया है। गौ सेवा हेतु सेवादार रखे गए हैं, जिन्हें मासिक पगार 4000 रुपए, रहने खाने की सुविधा उपलब्ध कराई गई है। साथ ही ड्रेस व अन्य कपड़े सुविधाओं की उपलब्धता भी सुनिश्चित है। केचुआ खाद, जैविक खाद, चक्की, गमला, मशीन, खली, चूनी, चोकर, चना, चारा मशीन, भूसा, पशु आहार, दवाई आदि की सेवा गौशाला में उपलब्ध। वहीं गौवंश के मरणोपरांत रामरस रागफूल के राम नाम लेते हुए भूमिगत करने की व्यवस्था की गई है। परिसर में इस कार्य के लिए आर्थिक सहायता भी शुरू की गई है, जिससे संचालक को काफी मदद मिल रही है। इस संबंध में रीवा 24 ने गौशाला के संरक्षक, केयरटेकर एवं सेवादार से बात की। उन्होंने क्या कहा, आप तो सुनिए। आप देख रहे हैं पिछले कई वर्षों से। जी जी। इसकी प्रेरणा आपको कहाँ से मिली, कब से शुरुआत की थी? जी जी, ये 2011 में काफ़ी व्यस्त रहा करता था और गौमाताओं को उस समय थोड़ा सा मुझे अंतर से तकलीफ हुआ करती थी कि इनकी सेवा में लोग स्वार्थवश सेवा करते हैं। निस्वार्थ जैसे ही गौ का शरीर कमज़ोर होता है या दूध देना कम कर देती हैं, उस समय इनसे इनका दुरुपयोग करते हैं, इनके साथ खाना और सहयोग भी व्यवस्था नहीं करते हैं। एक अंदर लगा कि इन अनुपयोगी जिनको हमने मान रखा है लोगों ने, उनकी सेवा की जाए, तो उसके तहत मैंने गौ सेवा शुरू की। ये जो 4 पॉइंट आपने रखे थे जी, इसका विचार कैसे उत्पन्न हुआ? क्योंकि उस समय आज की तारीख में जैसे गौओं को, बहुत अच्छी गौ की नस्ल को भी छोड़ दिया लोगों ने। उस समय ऐसा लगा कि इस पॉइंट पर हम काम करेंगे तो हमें आसानी से गौ जो इस कैटेगरी में रहेंगी वो मिल जाएंगी, तो उनको प्रताड़ित ना होना पड़े, इसके लिए 4 पॉइंट हमारे दिमाग में आए हैं। अच्छा, ये जो है तो इसमें कोई शासन प्रशासन से किसी प्रकार का सहयोग मिल रहा है? जी जी, ये 11 जुलाई 2011 से हमने निस्वार्थ सेवा शुरू करी और किसी के बिना सहायता के आम जन, जो ग्रामीण जन, हमने 15 गाँवों को सिलेक्शन किया था जहाँ से हमारी गौ माताओं को आना था, उनके यहाँ से हमने चारा भूसा लाने की व्यवस्था की है। बाकी आर्थिक रूप से सहयोग ज़्यादा किसी का नहीं मिला, ज़्यादा क्या बिल्कुल नहीं मिला है। आर्थिक रूप से मेरी खुद की सैलरी, मेरे बाल बच्चे 2 इंजीनियर हैं, उनके सहयोग ये मिलता रहा। अभी कलेक्टर साहब के, रूपला साहब के आने के बाद उन्होंने ही मुझे रजिस्ट्रेशन के लिए प्रेरणा दी, क्योंकि मैंने जो शुरू में किताब लिखी थी उसमें मैंने लिखा था कि यह संस्थान कम से कम वयस्क होने तक किसी प्रकार की शासकीय आर्थिक मदद का सहयोग प्राप्त नहीं करेगा। यहाँ वयस्क का क्या तात्पर्य है? वयस्क का मेरा मतलब था स्वावलंबन से। ये गौ माताओं के जीवन से, गोबर और गोमूत्र से ही हम उनकी रक्षा कर सकते हैं। दूध तो अमृत है,
वो मिल जाए भला, नहीं मिला तो हम गोबर और गोमूत्र का सदुपयोग करके उसी से उनको स्वावलंबन की तरफ ले जा सकते हैं। इतने सालों में शासन का कोई सहयोग नहीं मिला? जी नहीं, शासन का सहयोग सन 2017 के बाद पहले वर्ष था हमारा 68,000 रुपये, 62,000 रुपये का, 1,08,000 रुपये का, और अभी फिलहाल हमें ऐसे ही लगभग लास्ट अमाउंट जो बड़ा अमाउंट मिला है वो 2-2.25 लाख के आसपास साल में। पिछली बार तो 1 या 2 बार आया था, इस बार भी आ गया 1 बार। जी। खर्चा कितना आता है खर्चा साल में, यदि एवरेज? खर्चा आपने बहुत अच्छा प्रश्न किया। खर्च के लिए ये चूँकि ग्रामीण क्षेत्र है और हमारे सहयोगी श्री मिश्रा जी हैं, तो लगभग आषाढ़ के महीने से, जुलाई से और सितंबर अक्टूबर तक हमारे खर्चे कम होते हैं, क्योंकि हरी घास का हम भी यहाँ इंतजाम करते हैं, बजरी और ज्वार और तमाम तरह तरह के चारे डालते हैं, तो उनको काफ़ी हद तक स्वास्थ्य अच्छा रहता है, बहुत अच्छा रहता है। लेकिन ये महीना जो शुरुआत महीना आप इस महीने में हैं यहाँ पर, इस महीने से अगले 3 महीने हमारे लिए बहुत मुश्किल के होते हैं। लगभग 1 से 1.25 लाख रुपए का महीना हमें सिर्फ गौ की भोजन में होता है, चारा में, और 4,000 रुपये इस समय हम दे रहे हैं एक सेवादार को। 4 सेवादार मिनिमम बाहर से हैं, और मिश्रा जी के जो हमें आवश्यकताएं समझ में आती है, उनको मैंने कभी तनख्वाह के नाम पर कोई पैसा नहीं दिया है। जो उनकी आवश्यकताएं, प्राइमरी आवश्यकताएं हमारे समझ में आती हैं और कर सकता हूं, उतना करता हूं। तो खर्च तो हमारे काफ़ी हैं, लेकिन फिर भी वो फीलिंग हमें नहीं आती है कि हमें तकलीफ़ है। हमें तकलीफ़ सिर्फ ये 3 महीने में तकलीफ़ नहीं, एक संघर्ष मेरे जीवन का बनता है, और काफ़ी संघर्ष होता है। इस संघर्ष को 3 महीने मुझे कभी कभी ऐसा लगता है कैसे निपटेंगे। स्वास्थ्य को लेकर क्या व्यवस्था बना रखी है आपने? स्वास्थ्य के लिए अब मैं यहाँ निगेटिव बात नहीं करना चाहता हूँ। जो स्थानीय डॉक्टर हैं उनका सहयोग मुझे नहीं मिलता है, उनके असिस्टेंट जो हैं वो सहयोग करते हैं, तो ये निगेटिव बात उनके लिए ना मानी जाए। लेकिन उतना अच्छा सरकारी महकमा से तो नहीं है, और बाद में मैं अपने खुद डिस्पेंसरियों से जा कर के, डॉक्टर त्रिपाठी हैं आपके वहाँ रीवा से, उनसे मैं बातें करता हूँ, और डॉक्टरों से सहयोग लेता हूँ कि ऐसी तबीयत है, कौन सी दवाई का उपयोग किया जाए, कोई बीमारी आ जाती है उस समय कौन सी दवाइयाँ कहाँ से मिलेंगी, वो काफ़ी सहयोग लोग करते हैं। यहाँ से भी वो डॉक्टर साहब कम करते हैं। मीडिया के माध्यम से क्या अपील करना चाहेंगे आप? मीडिया का माध्यम से मैं चाहूँगा कि ये शासन ने जो अभी बड़े स्तर पर तमाम ग्रामीण क्षेत्रों में गौशालाओं की व्यवस्था करना शुरू की है, ख़ास तौर से उनकी स्ट्रक्चर्स रहने के लिए बना रखे हैं। हम जो गौशाला बनाए हैं, चूँकि हमारे पास उतनी संपन्नता नहीं रही, तो हमने उस तरह के स्ट्रक्चर नहीं बना पाया। हम ये चाहते हैं कि हमें उस तरह के स्ट्रक्चरों का पैसा मिले और ना मिले, स्ट्रक्चर हम बना पाएँ ना बना पाएँ, लेकिन कम से कम इतना बना पाएँ कि हमारी आवश्यकताएँ पूरी हो जाएँ। भूसा शेड और आपकी गौ माताओं के लिए जो भी शेड बनाए उनका मेंटेनेंस, उनका थोड़ा स्तर सुधर जाए। माताओं की सेवा के लिए इसके संचालन में किस प्रकार से आप करते हैं, क्या समस्याएं आ रही हैं और कैसे इसको सुचारू रूप से चला रहे हैं, कब से चला रहे हैं? साथियों, यहाँ पूर्ण रूप से पूरी जवाबदारी माननीय तिवारी जी की है। ये अपने खर्च से चलवाते हैं। यहाँ की व्यवस्था हम लोग धीरे धीरे बना रहे हैं, और यहाँ व्यवस्था तो सबसे बड़ी माने हर काम के लिए गौ माताओं की समस्याएं तो आती रहती हैं, लेकिन हमारे तिवारी जी साहब सरल मान करके और अपना कार्यक्रम चला रहे हैं, और हम जैसे जैसे इनकी व्यवस्था होती है उसी तरफ से हम यहाँ कार्य करवाते रहते हैं। गौ माताओं की बड़ी अच्छी ढंग से हम लोग व्यवस्था यहाँ करते हैं। गौ माताओं को चाहते हैं कि कोई मारे ना, कोई पीटे ना, कोई बाहरी काटने पीटने को न ले जाए। जैसे जैसे हम लोगों से बनता है यथाशक्ति हम लोग लगे रहते हैं अपने जीवन भाव से। पूरा खर्च हमारे तिवारी जी यहाँ का वहन करते हैं। हम ये नहीं जानते हैं कि शासन देता है नहीं देता है, क्या करते हैं तिवारी जी कैसे करते हैं, हमको कोई जानकारी नहीं है, ना कोई हम पूछते हैं, ना कोई हमसे मतलब रहता है। हमारी व्यवस्थाएं करते रहते हैं, हमारे गौ माताओं की व्यवस्था करते रहते हैं। हम इसी में तत्पर रहते हैं, सवेरे से शाम तक हम भी लगे रहते हैं, हमारे कर्मचारी भी लगे रहते हैं। और हम लोग यहाँ पर कोई बिजनेस नहीं चला रहे हैं। पूरा इस समय पर 60 से 70 गौ माताएँ हमारी बच्चा दी है, सब साथ मिली रहती हैं, सब अपना बच्चा पिलाती रहती हैं। हम लोग देखते हैं, देखने में आनंद हम लोग मनाते रहते हैं। रामपाल। क्या नाम है आपका? रामपाल। पूरा नाम बताइए। रामपाल सिंह। रामपाल सिंह। कहाँ के हैं?
गिजवा किस जगह में काम करते हैं आप? गौशाला बघाइला। इसमें किस प्रकार से आपको सुविधाएं मिल रही हैं? खाना पीना, पैसे रुपए सब टाइमली मिल रहे हैं? किसी प्रकार की कोई समस्या है? क्या क्या मिलता है खाना में? दाल चावल मिलता है बराबर? कोई कमी है यहाँ? नहीं। पीड़िता की पुत्री लगभग 2 माह से लापता है। पीड़िता द्वारा पुलिस विभाग के कई बार चक्कर लगाए गए लेकिन कार्रवाई नहीं हुई, जिसके चलते पीड़िता ने मीडिया के माध्यम से न्याय की गुहार लगाई है। सीधी निवासी पार्वती साकेत रीवा स्थित सिटी केबल नेटवर्क रीवा 24 कार्यालय पहुंची और अवगत कराया कि रीवा के समान थाना क्षेत्र के बरा स्थित सर्वोदय विंध्य विकास प्राधिकरण प्रशिक्षण समिति में मेरी बेटी सुधा साकेत पति हीरालाल साकेत अपनी ससुराल जो कि रायपुर थाना क्षेत्र में है, वहां से प्रशिक्षण हेतु 25 सितंबर 2020 को निकली थी। उसका प्रशिक्षण 2 अक्टूबर को खत्म हो गया लेकिन आज दिनांक तक वापस नहीं आई। उसका मोबाइल बंद है। दूसरे नंबर 7626853208 एवं 6263196836 से फोन आता है। पुत्री द्वारा बताया गया कि उसे किसी ने अगवा कर लिया है जो कि आने नहीं दे रहा है। प्रार्थी की मांग है कि उक्त नंबर ट्रेस कर पता लगाने व पुत्री को आरोपी से छुड़ाया जाए। इस संबंध में रीवा 24 ने पार्वती साकेत से बात की। पार्वती साकेत। कहाँ की रहने वाली हैं आप? सीधे जिला के रहने वाले हैं, भगवान के पास नहीं की। क्या समस्या लेकर आई हुई सिटी चैनल कार्यालय? समस्या लेके यह आए हैं साहब की माँ लड़की गई तो मिल जाए। कहाँ गई हैं, कब गई हैं, घर से कब से निकली? घर से हमको ध्यान नहीं है कि कब आई है ट्रेनिंग में। ट्रेनिंग करने आई थी? जी हाँ। कहाँ? यहाँ ढिकहा का कहावत है। किस चीज की ट्रेनिंग करने आई थी? आशा कार्यकर्ता की। हाँ, तो समान में हुई थी उनकी ट्रेनिंग, समान आई थी? हमको पता नहीं। उसके बाद छुट्टी जब भय था हमको मालूम नहीं कि कब छुट्टी भय कब नहीं भय। फिर 4 दिन बाद मुझे ससुराल से फोन करके घरे नहीं आई, कहाँ नहीं आता। हम फटफटा रहे हमारे लड़की को कॉल आएगा। उनको भी जानकारी नहीं है, ससुराल वालों को भी कहाँ है? उनको भी जानकारी नहीं। अच्छा, इनकी कभी बीच में किसी से बात होती थी, दूसरे आदमी से या किसी से जान पहचान के? है कुछ जानकारी आपको? हमको जानकारी नहीं। अच्छा, इस बीच आपसे संपर्क हुआ? हाँ, संपर्क भा जब 15-16 दिन जब बीत गया तब एक बेरी फोन लगाई तो हम कहें बेटा कहाँ है, आजा, मैं आत्मा लला रहे थे। तो क्या बोला गया उनके द्वारा? कहे कि मम्मी आएंगे तुम्हारे पास, तो वो आदमी मोबाइल छुड़ा लिए। अच्छा, मतलब कोई अपहरण करके ले गया है? हमको मालूम नहीं, करके ले गया, कुछ दबा दे के ले गया कि क्या करके ले गया। अच्छा, उनका मोबाइल चालू, अपने मोबाइल से बात की थी कि उसी आदमी के मोबाइल? वही आदमी मोबाइल तुरंत छुड़ा ली। जो आपके पास फोन आया था तो आपकी लड़की ने अपने नंबर से किया था कि उसके नंबर से किया था? जब लगा वो अपने नंबर से। इनका नंबर क्या है, बंद जा रहा है क्या? कि लड़की का? हाँ। लड़की बातें नहीं कर पा रही है। नहीं, तो उनका जो नंबर है उस पे आप लोगों ने फोन लगाया आपके घर के किसी सदस्य ने? वो तो क्या बताता है वो स्विच ऑफ बतावा थे। अच्छा जी। मीडिया के माध्यम से क्या चाहती हैं आप? मीडियम के माध्यम से हम ये चाहते हैं कि हमारी लड़की मिल जाए हमको। अभी तक आपने कहाँ कहाँ आवेदन दिया है? आवेदन जब आए हैं तो वहाँ दीने नहीं, समान थाना में, फिर सिविल लाइन में, फिर हम आए हैं तो दुबे के एसपी ऑफिस में दी हैं। एसपी साहब यह बोले कि आपकी लड़की हम ढूंढवा के आपके पास सुपुर्द कर देंगे। फिर आप जाने, आपकी लड़की जाने। हम कहें साहब बहुत अच्छा है, लेकिन अभी तक कार्रवाई नहीं हुई। कुछ नहीं हुआ। 3रा महीना चालू हो गया, आज 3 तारीख है। शादी आपने कहाँ की थी लड़की की? गुड़गांव में। 8 साल का बच्चा। बच्चा किसके पास है? बस का दादी बाबा के पास। से जी। तो क्या बोला था लड़की ने आपके? लड़के माँ बोले कि हमारी मम्मी के पास पहुंचा दो, तो बोलता है कि अभी नहीं पहुंचाएंगे। लड़की माँ को रोबा लग, फोन में फिर मोबाइल छुड़ा ली,
कि हम खूब बीमार पड़े रहे तो हमें देख देख के हंसत रहा। मतलब उसकी आवाज आ रही थी आपको? हाँ, हमें खूब बीमार है, मेरे मूड़े में खूब दर्द हो जाता है। मैं छोटी वाली बच्ची बहू मीजती है तो वीडियो कॉलिंग से देखत रहा, खूब हंसत रहा। लड़की हमें कहे कि हमारा बच्चा तड़प रहा, हमारी मम्मी तड़प रही, हमको पहुंचा दो। तो बोला कि नहीं पहुंचाएंगे, जैसे कि आए वैसे को तुम। वीडियो कॉलिंग में बात हुई थी आपकी? हमसे नहीं भाई है। किससे हुई थी? हमारे बहू से भाई है। फिर जल्दी से मोबाइल छड़ा लेनी सी लड़की से। हम बीमार रहे ना, खूब हंसत रहा, कह रहा कि न पहुँचाएंगे तो तुम क्या करोगी। हमको बोलता है कि तुमको भी रख लेंगे तो तुम क्या करोगे। मानदेय न मिलने के कारण अतिथि विद्वान द्वारा दूसरे दिन भी धरना प्रदर्शन रखा गया है। रीवा के अवधेश प्रताप सिंह विश्वविद्यालय में कार्यरत अतिथि विद्वानों को पिछले कई माह से मानदेय नहीं दिया गया, जिसके चलते वो धरने पर बैठे हैं। आज दूसरे दिन भी धरना जारी रहा। उनका कहना है कि जब तक मानदेय नहीं मिलेगा धरना जारी रहेगा, जरूरत पड़ी तो उग्र आंदोलन भी किया जाएगा। आप खुद सुनिए आंदोलन पर बैठे लोगों ने मीडिया के माध्यम से क्या कहा। ये विश्वविद्यालय कार्य परिषद के स्पष्ट निर्णय के बावजूद कि सभी अतिथि विद्वानों को माह मई से लेकर अक्टूबर तक का मानदेय प्रदान किया जाए, उसके बाद भी विश्वविद्यालय द्वारा पिछले 1.5 महीने से हम लोगों को केवल आश्वासन पर आश्वासन दिया जा रहा है कि आपका वेतन कल हो जाएगा, परसों हो जाएगा। हम लोगों ने 1.5 महीने तक इनका विश्वास करते हुए और हम लोग अपने काम में लगे रहे, अपनी ऑनलाइन कक्षाओं का निरंतर संचालन करते रहे, लेकिन हर बार की बातचीत में हमें विश्वविद्यालय प्रशासन से केवल धोखा मिला। तो इस बात को देखते हुए और समझते हुए हम लोगों ने कल दिनांक 1/12/2020 से निर्णय लिया है कि हमारे सभी अतिथि विद्वान साथियों का धरना यहाँ विश्वविद्यालय के प्रशासनिक भवन में तब तक जारी रहेगा जब तक के हमारे मानदेय का निराकरण विश्वविद्यालय द्वारा नहीं कर दिया जाता। और बड़े दुर्भाग्य की बात है कि विश्वविद्यालय प्रशासन ये कह रहा है कि हमारे पास वित्त नियंत्रक या फाइनेंस कंट्रोलर की उपलब्धता नहीं है, इसके कारण हम वेतन नहीं दे पा रहे हैं। तो वित्त नियंत्रक की उपलब्धता सुनिश्चित कराने का काम भी विश्वविद्यालय प्रशासन का ही है, वो हमारा काम नहीं है। और अगर वो वित्त नियंत्रक की उपलब्धता सुनिश्चित नहीं करा पा रहे हैं तो कहीं न कहीं विश्वविद्यालय प्रशासन की अक्षमता इससे उजागर होती है। और मीडिया के माध्यम से हम प्रदेश के सभी माननीय हमारे जो मुख्यमंत्री जी हैं, हमारे महामहिम कुलाधिपति महोदय जी हैं, उनसे भी आग्रह करना चाहेंगे कि विश्वविद्यालय में ये जो खेल चल रहा है, विश्वविद्यालय में प्रशासन नाम की कोई चीज नहीं है, उसको देखते हुए ये हमारे जो वर्तमान के वित्त नियंत्रक हैं इनको तत्काल यहाँ से हटा करके तुरंत नए वित्त नियंत्रक की नियुक्ति शासन स्तर से की जाए, जिससे हम लोगों के मानदेय का निराकरण हो सके। और अगर हमारे मानदेय का निराकरण नहीं होगा तो हमारा ये आंदोलन किस स्थिति में पहुंचेगा ये हम आज बता भी नहीं सकते, लेकिन आंदोलन आगे और उग्र होगा। और हम लोग जब तक अपनी मांगों को, अपने मानदेय को ले नहीं लेते तब तक हमारा ये आंदोलन निरंतर चलता रहेगा। आंदोलन आगे उग्र होगा, तालाबंदी भी होगी और जो भी होगा देखेंगे। अब विश्वविद्यालय प्रशासन चाहे तो हमको जेल भेज दे या यहाँ बैठा रहने दे, भूखे हम लोग सब करेंगे जो भी करना है, लेकिन बिना मानदेय लिए हम लोग यहाँ से उठने वाले नहीं हैं। जिम्मेदार किसको ठहरा रहे हैं? धन्यवाद। निश्चित रूप से इसके लिए केवल और केवल विश्वविद्यालय प्रशासन जिम्मेदार है। विश्वविद्यालय प्रशासन की लापरवाही और विश्वविद्यालय प्रशासन की अक्षमता इस प्रकरण में उजागर होती है। आपका नाम बताइए। डॉक्टर विजय मिश्रा। सर, शिक्षकगण अनशन पे बैठे हुए हैं, किन मांगों को लेके? वो अपने मानदेय के लिए बैठे हैं और मानदेय के निराकरण के लिए अभी पिछले महीने कार्य परिषद हुई है और उसमें निर्णय लिया गया है और वो प्रोसेस भी हो रहा है और उनकी मानदेय का हम जल्द से जल्द निराकरण का प्रयास करेंगे। कुछ हमारे जो सहयोगी अधिकारी हैं वो इन दिनों अवकाश में हैं, इसलिए हम थोड़ा सा समय से ये प्रोसेस नहीं कर पाएंगे और उनका बहुत जल्द हम निराकरण करेंगे। कितने शिक्षक बैठे रहते हैं? मुझे लगता है लगभग 40-50 हमारे शिक्षक तो हमारे गेस्ट फैकल्टी हैं, जितने विभाग हैं वहाँ जो गेस्ट फैकल्टी कार्य होते हैं उनका ही मानदेय है और हम बहुत जल्द निराकरण करेंगे। देखते रहिए रीवा 24 न्यूज। मिलते हैं छोटे से ब्रेक के बाद। हड्डी जोड़ एवं रीढ़ रोग तथा स्त्री रोग एवं प्रसूति रोग का इलाज एक ही छत के नीचे। विघ्नहर्ता हॉस्पिटल एंड ट्रॉमा सेंटर, होटल लैंडमार्क के पास, रतहरा, रीवा। डॉक्टर संतोष सोनी, पूर्व चिकित्सक, बॉम्बे हॉस्पिटल, मुंबई। हड्डी जोड़ एवं रीढ़ रोग विशेषज्ञ, छोटे चीरे एवं दूरबीन विधि द्वारा हाथ तथा पैर की हड्डियों का ऑपरेशन।
गठियाबात, जटिल एवं बिगड़े हुए फ्रैक्चर का बेहतर इलाज करते हैं डॉक्टर संतोष सोनी। विघ्नहर्ता हॉस्पिटल ट्रॉमा सेंटर में ही स्त्री एवं प्रसूत रोग विशेषज्ञ डॉक्टर शैलजा सोनी भी उपलब्ध हैं, जिनकी देखरेख में नॉर्मल डिलीवरी, सिजेरियन ऑपरेशन एवं बच्चेदानी से संबंधित ऑपरेशन की बेहतर सुविधा। संतानहीन दंपत्ति तत्काल संपर्क करें। विघ्नहर्ता हॉस्पिटल एंड ट्रॉमा सेंटर, होटल लैंडमार्क के पास, रतहरा, रीवा। सुविधाजनक एवं सफल इलाज हेतु आज ही संपर्क करें। विघ्नहर्ता हॉस्पिटल एंड ट्रॉमा सेंटर, होटल लैंडमार्क के पास, रतहरा, रीवा। मोबाइल नंबर 7828781983 अथवा 8462956774 पर। कोविड-19 महामारी दौरान स्वास्थ्य कर्मियों की भर्ती की गई, जिन्हें सेवा से पृथक कर दिया गया है, जिसके चलते धरना प्रदर्शन किया जा रहा है। रीवा जिले के स्वास्थ्य विभाग द्वारा स्वास्थ्य कर्मचारियों को अस्थायी रूप से कोविड-19 महामारी की शुरुआत के दौरान नियुक्त किया गया था, जिन्हें वर्तमान समय में सेवा पृथक कर दिया गया है, जिसके चलते विगत कई दिनों से कलेक्ट्रेट परिसर के सामने धरना प्रदर्शन किया जा रहा है। आज धरना प्रदर्शन दौरान पूर्व विधायक मऊगंज धरना स्थल पहुंचे और समर्थन दिया। ये चौथा दिन है हमारा धरने पे बैठे हुए। अभी तक न तो कोई शासन या प्रशासन या स्वास्थ्य विभाग से कोई भी आदमी अभी तक हमसे 20,000 25,000 दे करके क्यों कर रहे हो? इन्हीं से काम लेने की जरूरत है और इनको अस्थायी रूप से काम देने की जरूरत है। फिर मैं समझता हूँ, आप एक तरफ कहते हो कि मास्क बांधो, एक तरफ कहते हो कि सुरक्षित रहो, और जब कोरोना है इसलिए तो ऐसा कर रहे हो। पुलिस प्रशासन अलग से लूट कर रहा है अगर कोई मास्क नहीं बांधता। और जब ये सब सारी बातें हैं तो इनको निकालने की क्या जरूरत थी कि जब ये कम पैसे में काम कर रहे थे तो फिर क्यों निकाले? नई भर्तियां क्यों रहे? जहां मध्य प्रदेश अस्पताल के हालात हैं, मुझे मालूम है, हम भी 5 साल विधानसभा में रहे, 28 साल में रहे, हम भी हनुमाना जानते हैं, मऊगंज जानते हैं, रीवा जिला जानते हैं, पूरे प्रदेश के अस्पतालों को जानते हैं। उन अस्पतालों की हालत ये है कि अगर 10 पोस्ट डॉक्टरों की है तो 2 डॉक्टर हैं, 1 डॉक्टर है। अगर 10 पोस्ट एएनएम की है तो हाँ 1-2 एएनएम काम कर रही हैं, वो भी कई जगह ड्यूटियां और जगह लगाई जाती है। ऐसी परिस्थिति में इनको निकालने की क्या जरूरत थी? अस्थायी तौर पर नहीं, अस्थायी तौर पर जैसे भी हो, ये अभी तो काम कर ही रहे।